अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्ला जान। साल 2024 और ये आखिरी प्रोग्राम है इस साल का। न्यू टीवी के और सहाफ़ी प्रोग्राम के नाज़रीन को नया साल मुबारक हो। नए ख्वाहिशात के साथ हम अल्लाह ताला के पाक नाम से इस साल का भी आगाज़ करना चाह रहे हैं और उम्मीद है कि 2025 जो है पाकिस्तान की कौम के लिए, मीडिया के लिए अच्छी खबरें लेकर आएगा और 2025 के अंदर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बहुत बेहतरी आएगी। मगर इससे पहले कि हम 2025 में दाखिल हों, थोड़ा सा अहाता कर लेते हैं कि आखिर 2024 में क्या क्या हुआ, क्या क्या बड़े वाक़यात हुए। 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया और 20 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें बरतरफ कर दिया। 10 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए बगैर कोई वजह बताए। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने PTI को इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम कर दिया। 17 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके जवाब में 18 जनवरी को पाकिस्तान ने ईरान में कालादम तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया। 30 जनवरी को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल कैद की सज़ा। 31 जनवरी को तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा और 3 फरवरी को गैर शरई निकाह के मुकदमे में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जिन्हें बाद आला अदालतों ने मुअत्तल कर दिया। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, धांधली के इल्ज़ामात लगे और फिर PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने PTI को कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और गैर मुस्लिम नशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया। ताहम पार्लियामेंट ने फैसले पर अमल करने की बजाय फैसले के बरअक्स कानून साजी कर डाली। 8 फरवरी को एक्स ट्विटर बंद कर दिया गया, जो ताहाल बंद है। 20 फरवरी को साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने मुस्ताफ़ी होते हुए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर धांधली के इंकशाफात किए। 23 फरवरी को इमरान खान ने इंतखाबी धांधली पर IMF को ख़त लिखने का ऐलान किया और 28 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिख दिया। 20 मार्च को डोनाल्ड लू अमरीकी सफारतकार ने कहा कि साइफर को अमरीकी साजिश कहना सरासर झूठ है। 27 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को इंटेलिजेंस एजेंसी पर अदालती अमूर में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर मबनी ख़त लिख दिया। 2 अप्रैल को हाई कोर्ट के 8 जजों को पाउडर भरे धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। 12 अगस्त को साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमात का आगाज़ हुआ और 10 दिसंबर को फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में पिछले साल की अक्सरियती राय के फैसले के बरअक्स हुकूमत के हक में फ़ैसला दिया। अक्टूबर में मुल्क में सियासी बदअमनी और सिक्योरिटी के संगीन मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने 23वीं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की कामयाब मेज़बानी की। 20 अक्टूबर को मतनाज़ा 2/3 अक्सरियत के साथ 26वीं यानी तरमीम मंजूर की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के तरीक़ाकार में तब्दीली लाई गई और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच के क़याम का फैसला किया गया। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को आइन के तहत कालादम करार दे दिया। 24 अक्टूबर को तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा कर दी गई। 25 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस एक मतनाज़ा तरीन दौर के बाद अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए। 26 अक्टूबर को जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए, जो एक नई पार्लिमानी कमेटी के सिफारिशात के तहत मुंतखब किए जाने वाले पहले चीफ जस्टिस हैं। 5 नवंबर को पाकिस्तान के पहले 7 रुकनी आईनी बेंच की मंजूरी दी गई और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर किया गया। 24 और 27 नवंबर को PTI का इस्लामाबाद में फैसला कुन एहतजाज, खूनरेजी और गिरफ्तारियों के बाद हुकूमती क्रैकडाउन के नतीजे में अचानक ख़त्म हो गया। PTI के मुताबिक इन एहतजाजों में उनके 12 कारकुन मारे गए और सैकड़ों कारकुन मुबैना तौर पर लापता हैं। दिसंबर में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 9 मई के मुल्ज़मान के खिलाफ सज़ा सुनाने का मशरूत हुक्म दे दिया, जिसके बाद फौजी अदालतों ने पहले 25 और बाद 60 लोगों को 9 मई 2023 के वाक़यात में मुलव्वस होने की बिना पर 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई।
25 दिसंबर को पाकिस्तानी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान में अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर हमले किए और 25 से 30 जंगजू हलाक करने का दावा किया। तो ये साल 2024 था और इसकी एक और अहम जो माशी महाज के ऊपर पेशरफ्त थी या पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर थी, वो IMF के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक मुआहदा था जिसकी वजह से पाकिस्तान बज़ाहिर डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। इसी वाले से आज बात करने के लिए हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब एजाज सैयद, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तज्ज़ियाकार। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हसनात मलिक, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और तज्ज़ियाकार, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट कालम नवीस जनाब माजिद निज़ामी ने। माजिद निज़ामी साहब, आपसे ही अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें तो आप ये बताना चाहेंगे साल 2024 आपके ख्याल में किस सियासी जमात का ये साल था? जी बहुत शुक्रिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक हंगामा खेज साल रहा कि जिसमें सियासत और अदालत पर हमने देखा कि ज्यादा बात हुई, कई अहम मुकदमात थे, इलेक्शन का साल था, नई हुकूमत बनी, धांधली के इल्जामात लगे, लेकिन इस सब के साथ साथ एक अहम तरीन मसला जो इस सारे मामले में नजरअंदाज हो गया, मैं समझता हूँ कि वो किसी सियासी जमात का मसला नहीं था, वो रियासत पाकिस्तान का मसला था। दहशतगर्दी में इजाफे को देखने में ये सारी चीजें हमारे सामने आई, लेकिन इस पे वो तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि सियासत में, अदालत में, रियासत में कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से ये मामला वो तवज्जो हासिल नहीं कर सका। और मुझे लगता है कि ये सियासतदानों की, रियासत की नाकामी है कि तकरीबन 10 साल बाद दहशतगर्दी के इतने वाकयात हुए हैं। गुज़िश्ता साल के आदाद शुमार को अगर हम सामने रखें तकरीबन 60% से ज़ायद इजाफा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सियासत ने, अदालती फैसलों ने, उनकी गहमा गहमी ने पाकिस्तान की मईशत के साथ साथ दहशतगर्दी का जो मामला है उसको नजरअंदाज किए रखा। और आपके ख्याल में जो दहशतगर्दी से निपटने की जिन इदारों की जिम्मेदारी थी उनकी तवज्जो कहीं और थी जिसकी वजह से दहशतगर्दी के इन वाकयात में इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तवज्जो बटी रही है, जिसमें हमारे सामने फरवरी का इलेक्शन था, उससे पहले होने वाले मामलात और उसके बाद का जो जोड़ तोड़ है, फिर इसी तरह आईनी तरमीम का मसला हमारे सामने है, अदलिया में जजेस के जो मसाइल थे, उनकी रियासत और उसके इदारों से जो शिकायत थी, उसको देख के तो यही लगता है कि शायद रियासत की मुकम्मल तवज्जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के महाज पर नहीं रही और उन्हें अंदरूनी मामलात के अंदर ज्यादा मुदाखलत करते हुए देखा गया। एजाज सैयद, आपके ख्याल में जो 2024 का साल है वो जमहूरियत के लिए कैसा रहा? क्या इसमें जमहूरियत कमज़ोर हुई या जमहूरियत ने ताकत पकड़ी? मेरे ख्याल में तबाहकुन साल था जमहूरियत के हवाले से। इत्तफाक से आज ही पिल डैट एक बड़ा ज़िम्मेदार अदारा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, अहमद बिलाल सूफ़ी चलाते हैं, अहमद बिलाल साहब चलाते हैं उनको। उन्होंने आज एक रिपोर्ट भी जारी की है कि 2024 में क्या सूरत हाल हुई। तो अगर आप उस रिपोर्ट के 7 पॉइंट्स हैं वो देख लें एक एक करके। कुछ पॉइंट्स को आपने यहाँ पर मेंशन भी किया, अदलिया के हवाले से, फिर एक्स के बंद हो जाने के हवाले से, मवासलात को कंट्रोल करने के हवाले से, इंटरनेट को कंट्रोल करने के हवाले से। एक तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि बेसिकली जमहूरियत के वतन से ही निकलती है, लेकिन एक है पार्लियामेंट जो कि आज़ाद, गैर जानबदार और मुनसफाना इंतखाबात के ज़रिए आती है। जिस तरह के इंतखाबात हुए हैं 2024 में वो मेरे और आपके सामने हैं, तो ऐसा लगता है कि जो कंटिन्यूटी है 2018 में जो इंतखाबात हुए थे, उसके बाद 2024 के जो इंतखाबात हुए थे, उस वक्त भी टेम्पर्ड विल ऑफ द पीपल पार्लियामेंट में आई थी, अभी भी टेम्पर्ड विल ऑफ द पीपल आई है पार्लियामेंट में। आप इसमें फ़र्क कर सकते हैं कि 18 में कम हुआ था, 24 में ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो जमहूरियत के जो बाकी इंडिकेटर्स हैं, पार्लियामेंट के साथ जो बाकी इंडिकेटर हैं, वो भी कोई इतने अच्छे नजर नहीं आए हमें। देखा टेम्पर्ड विल ऑफ द पीपल से मुराद आपके ख्याल में मैंडेट चोरी हुआ है? और ये 1990 में भी एक दफा हो चुका है, बिल्कुल वही काम हुआ। मेरा ये ख्याल है कि जो मैंडेट है, मौजूदा जो पार्लियामेंट है, ये विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। मैंडेट चोरी हुआ है, जाहिर है मैंडेट चोरी हुआ है। तो ये जो ट्रू सेंस है उस तरह से पाकिस्तान। और फिर आप देखें ना कि उसके बाद जो लेजिस्लेशन हुई, 7 लेजिस्लेशन हुई हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुई है। उस लेजिस्लेशन के तरीकाकार के ऊपर भी
आप ज़रा गौर कर लें। वैसे माशाल्लाह से हमारी जो इलेक्टेड असम्बली है वो जिस तरह से लेजिस्लेशन करती रही है वो भी मेरे और आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल आवे का आवा ही बिगड़ा रहा है कि लेजिस्लेशन जब तक टेबल नहीं हुई, मुतलका वजीरों को भी नहीं पता था कि लेजिस्लेशन क्या हुई है, और ये कहीं और से ये कहीं और से आई है। तो मेरे ख्याल में ये जो डेमोक्रेसी के हवाले से तो बहुत बुरा साल है, लेकिन एट दी एंड एक बात जो पॉजिटिव बात है वो भी ज़रूर करनी चाहिए कि देखिए इसमें इस्टेब्लिशमेंट का तो मरकज़ी किरदार रहा है। आप इलेक्शन के इंतखाबात के इनेकाद के दौरान आप रोल कह लें, फिर बाद में उससे पहले बल्कि जो PDM की तारीख माजरत के साथ एजाज आप कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का मरकजी किरदार रहा है, ये इसको आप मरकजी किरदार कहेंगे या गैर आइनी किरदार कहेंगे? ऑफ कोर्स गैर आइनी है। आप आइन में कहाँ पे लिखा हुआ है रोल? वो तो नहीं लिखा हुआ ना, तो वो मरकजी मतलब सामने नजर आ रहा है कि वो वाजे तौर पे रोल अदा करते हुए नजर है। मरकजी किरदार इस तरह होता है कि आपको नजर आता है, मरकजी मुल्ज़म भी होता है वैसे मती, सही बात है, ठीक है, आइन में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इशू ये है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट तो रोल प्ले कर रही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने रोल प्ले किया अनफॉर्चुनेटली वो भी बड़ा अफसोसनाक है। आप चाहे उन जमातों की बात करें जो कि इक़्तिदार में हैं, और चाहे आप उस जमात की बात करें जो इक़्तिदार में नहीं है, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, तो ये जो किरदार इन लोगों ने भी अदा किया है, इसने भी कुछ जमहूरियत की, जिसे कहते हैं ना, आबियारी नहीं की, बल्कि जमहूरियत को कमज़ोर करने में किरदार अदा किया। एक पॉजिटिव बात इस सारे खेल में है, पॉजिटिव बात मैं समझता हूँ कि वो ये हुई कि एंड पे अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में आके मिली, आल्दो के भी उसका फ्रूट या समर आना है, लेकिन एक कदम जरूर उठाया गया कि अल्टीमेटली फिर उसी पार्लियामेंट ने जिसको टेम्पर किया गया, उसी पार्लियामेंट में तमाम जमातें आके बैठी, जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। हसनात मलिक साहब, 2024 अदलिया के लिए साल कैसा रहा? देखिए, अदलिया के लिए तो बड़ा तबाह कुन रहा है, और अदलिया जितनी कमज़ोर इस साल हुई है मेरा ख्याल है शायद ही पाकिस्तान की तारीख में हुई हो। अदलिया को पहले जिस तरह बेंच जो अदलिया के सरबराह थे काजी फैसल साहब, उन्होंने किया, और फिर उसके बाद 26वीं यानी तरमीम के बाद जो हो रहा है वो आपके सामने है। इलेक्शन का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट क्रेडिट लेगी कि जी हमने कराया 8 फरवरी को, लेकिन जिस तरीके से कराया वो भी आपके सामने है। 13 जनवरी का फैसला सबसे ज़्यादा वक्त उसने, हम तो उस वक्त ही मैंने और आपने कहा था कि ये इलेक्शन अब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, ये हो भी गए तो इसके रिज़ल्ट नहीं माने जाएंगे, तो फिर भी जो रिज़ल्ट थे वो उनको बहुत चेंज किया गया, वो आपके सामने माने नहीं गए। फिर 26वीं यानी तरमीम से पहले जो ये था कि जी 6 जजेस का जो ख़त था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कोशिश की कि जी ये 8 फरवरी का जो रिज़ल्ट आया लोगों में तो एक चीज़ है, तो जजों को भी ख्याल आया कि उसके हम भी कोई थोड़ा बहुत अपना करें कि लोगों का मूड चेंज हो गया तो हम भी यहाँ ये बात करें कि जी इंटरफेरेंस रोकी जाए और गाइडलाइन दी जाए। लेकिन काजी फैसल साहब ने उस मामले में भी उनकी कोऑपरेट नहीं किया, उन जजेस को बल्कि ग्रिल किया कि जी इनमें से आपने ख़त किसने लिखा। फिर ये शुरू उनकी सारी एफर्ट अगर आप इस साल में अदलिया की रही वो ये थी कि 2/3 दिलवाई जाए मौजूदा निज़ाम। एक तबका अदलिया में एक ग्रुप जो है वो चाह रहा था कि 2/3 ना आए इस निज़ाम को, क्योंकि ये निज़ाम जो है वो मज़ीद, और उनके खदशात ठीक थे जो अब हो गए। तो एक जो ग्रुप था जिसको लेड कर रहे थे काजी फैसल साहब, उन्होंने जिस तरह 63A का फैसला दिया और जो कई फैसले, और उसमें 2/3 बनाने में और फिर 26वीं तरमीम को पास कराने में बड़ा रोल है कलीदी। तो उसकी वजह से काजी फैसल का अपना फेल है या वो भी किसी दबाव में सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, दबाव तो नहीं हो सकता, लेकिन ये था कि वो उनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई तो उन्होंने ज़रब 2 करके जो अपने, हालांकि जो कई उनके सपोर्टर भी माजी में रहे, उन्होंने फिर उसी तरह के वो फिर जो है वो जो कुछ किया, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये मजबूत हो। ये जो ठीक उन्होंने इस चीज़ में कहा गया जी कि वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें, हालांकि वो मजबूत किसी और को कर रहे थे और निज़ाम की गारंटर थे। निज़ाम को उन्होंने गारंटी दी और उसके बाद उसके जो वो रस्सी थी वो उन्होंने अमीनुद्दीन खान साहब को दे दी। अब वो निज़ाम को चला रहे हैं। मेन अगर देखें ड्राइविंग सीट पे यही अफरीदी साहब नहीं है, अमीनुद्दीन खान साहब, और वो जिस तरीके से चला रहे हैं और अपनी एक्सटेंशन भी अपने वार्ड से ले रहे हैं, ये बड़ा अनयूजुअल। और
देखिए जुडिशरी के पास जो मॉरल अथॉरिटी वो तो ख़त्म हो गई है, तकरीबन एरोड हो गई है, और जिस तरीके से ये आईनी बेंच बन रहे हैं और जिस तरह पिक एंड चूज़ हो रही है, तो एग्जीक्यूटिव का बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। नाम पार्लियामेंट का आ रहा है लेकिन एग्जीक्यूटिव का है इन्फ्लुएंस, और एग्जीक्यूटिव अब देखते हैं कब तक ये रहता है। इतना इन्फ्लुएंस कम से कम 15 साल में नहीं था। वो चीज़ भी गलत थी जो इफ्तिखार चौधरी के दौर में कि अदलिया ने दूसरे इदारों को बहुत कमज़ोर किया। अब और इस दफ़ा जो है वो अदलिया खुद विक्टिम बन गई। चल ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद क्योंकि मेरे मेहमान तीनों ही सहाफ़ी हैं, तो एक बड़ा सवाल जो वक्फे के बाद इनसे पूछूंगा कि साल 2024 मीडिया सहाफ़ियों और सहाफ़त के लिए कैसा रहा, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात हो रही है जाने वाले साल 2024 की। तो माजिद निज़ामी साहब, आपके ख्याल में साल 2024 मीडिया सहाफ़ियों और सहाफ़त के लिए और आज़ादी राय के लिए कैसा रहा? जी बिल्कुल, इस पर तबसरा करने से पहले मैं एक इजाफा करना चाहूँगा। यहाँ पर अदलिया के हवाले से जो बात हो रही थी, तो मुझे हबीब जालिब साहब का वो शेर याद आ गया जब वो भुट्टो दौर में ट्रिब्यूनल की समातों पे जाया करते थे। तो उस वक्त उन्होंने एक शेर कहा था कि ये मुंसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। तो मेरा ख्याल है 2024 की अदलिया पर ये शेर सादिक आता है। और इसके बाद अगर हम आज़ादियाँ सहाफ़त की तरफ नज़र डालते हैं तो वहाँ पे भी हमें कोई रोशनियाँ नज़र नहीं आती, बल्कि तारीकियाँ और अंधेरा ही दिखाई देता है। और जिस अंदाज से मुकदमात कायम किए गए, गिरफ्तारियाँ की गई, और जिस तरह से फ्रेंडली एडवाइस का वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया और उसके अंदर एक मानवीयत का दायरा वसी किया गया, और सेल्फ सेंसरशिप जो है उसके कई नए मानी सामने आए, तो उससे लगता है कि शायद ये मामला उतने अच्छे नहीं गुजरे जिस तरह से गुजरने चाहिए थे। दूसरी जानिब सोशल मीडिया के जरिए भी स्पेस थोड़ी सी हासिल की गई, अगरचे सोशल मीडिया पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वहाँ पर एडिटोरियल कंट्रोल कम है या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला वहाँ पे डिस्कस होता है, लेकिन इसके बावजूद वो तमाम चीज़ें जो नेशनल मीडिया पे नहीं आ सकी वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए भी आवाम तक पहुँचती रही। सही। तो आपके ख्याल में जो सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद होती रही और जिस किस्म की पाबंदियाँ हैं, अब तो एक्स पे तो पाबंदी है ही, फायर वॉल भी मुतारफ़ करा दी गई है, तो ये दोनों चीज़ें भी साल 2024 के खासे के तौर पे याद रखी जाएंगी? जी बिल्कुल याद रखी जाएंगी, और इसमें हुकूमत की मजीद नाअहली ये है कि हमारे सामने दुनिया में कई ऐसे मॉडल्स तो हैं कि जहां पर सोशल मीडिया स्क्रूटनी की जाती है, सेंसरशिप की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो ई बिजनेसेस हैं या ऑनलाइन कारोबार के तरीके हैं उन पर कदगन नहीं लगाई जाती। लेकिन यहाँ पर अफसोस इस बात का है कि सेंसरशिप के साथ, स्क्रूटनी के साथ साथ अमूमी तौर पे इंटरनेट का भट्टा बिठा दिया गया, जिससे तमाम के तमाम सेक्टर्स जो है वो मुतासिर हुए। तो इस वजह से भी आवाम में बेचैनी का इजाफा हुआ। ठीक है, एजाज सईद साहब, एक आज़ादी राय सिर्फ मीडिया या सहाफ़ियों के लिए तो नहीं, हर शहरी के लिए, हर सियासी कारकुन के लिए, सियासी जमात, सियासतदानों के लिए होती है। तो आपके नज़दीक 2024 में शहरियों और सियासतदानों, सियासी जमातों को बोलने की आज़ादी मिली? कैसे 2024 को आप देखते हैं? मेरे ख्याल में मती भाई, एक बात तो ये है कि आज़ादी इजहार, और एक बात ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज़ादी इजहार के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा भी किया गया है। आज़ादी इजहार का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोलें, आप फेक न्यूज़ फैलाएं, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत क्या करती रही? हुकूमत झूठे पर्चे बनाती रही, आपके ऊपर भी एक मुकदमा बना, हुकूमत इसी तरह के ओछे कंडे इस्तेमाल करती रही। लेकिन एट द सेम टाइम मती भाई, मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के हवाले से माजिद ने भी बात की और दुरुस्त बात है उसकी भी, लेकिन एक हद तक हम समझते हैं कि एक आइकन बन गया है, आपकी भी शायद यही राय होगी। लेकिन ये भी एक फैक्ट है मती कि जो सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया के वेपन को दो तरह के लोगों ने इस्तेमाल किया। एक पावर के स्टेक होल्डर्स ने इस्तेमाल किया, और पावर के स्टेक होल्डर्स से लोग जो जुड़े हुए थे उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरा वो था जो सिक्काबंद जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इस्तेमाल किया।
अब मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी सोशल मीडिया के वेपन को इस्तेमाल किया है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी वेपन को इस्तेमाल किया है, और मैं और आप भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मामला क्या है? मामला यह है कि एस्टैब्लिशमेंट, आप इसे वेपन क्यों कह रहे हैं सोशल मीडिया को? जब आप इसे हथियार कहते हैं तो फिर तो इसके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई का जवाब बन जाता है। तो ये वेपन तो नहीं है, ये तो एक आवाम के लिए भाई एक मीन है अपनी इज़हार राय का। मैं अर्ज करता हूं, आप इसको एक हथियार के तौर पे हथियार के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इसको वेपन तो ना कहें, कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं हथियार के तौर पे। देखें ना, वो जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो आपसे और मुझसे और हम लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। एग्जैक्टली, वो उसे वेपनाइज करते हैं, लेकिन मुझे और आपको तो इसको एज अ वेपन नहीं देखना चाहिए। देखें, मैं और आप ना, ये तो राइट है, लोगों का हक है। भाई बात ये है कि आप बेशक ना देखें, लेकिन उस वेपन से लोगों के जो दिमाग खराब किए गए, वो आपने कितने लोगों को, आप क्या समझते हैं कि आपके चैनल ने या आपकी प्रेजेंस ने या हम लोगों की जो जर्नलिस्ट है उन्होंने कितने लोगों को इफेक्ट किया है, या उन लोगों ने जिन्होंने इस सारे चीज को वेपनाइज किया है? मामला ये है वेपनाइज किया गया, आई एग्री, तो लेकिन इसको हमारी तरफ से ये नहीं कहना चाहिए कि ये वेपन है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये वेपन बन गया ना, क्योंकि हमारे पास तो कुछ लोगों ने इसको किया है ना। तो मती भाई, वो कुछ लोग नहीं है, वो ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। आप और मैं उतने ऑर्गेनाइज नहीं है ना, मेरे और आपके पास इतने। अब मुझे ये बताया ना कि ये जो वाल लग गई है उसमें बाज जो चैनल्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और किया जा रहा है, बाज को रिड्यूस किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली? आप ना माने वेपन है, उन्होंने वेपन के तौर पे इसे इस्तेमाल करना और उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे बढ़ानी है, कहाँ पे काम करनी है, वो शुरू कर दी। लेकिन हमें तो इसकी मुखालफत करनी चाहिए कि इसको एज अ वेपन यूज नहीं करना चाहिए और ना ही इसको वेपन समझना चाहिए। लेकिन ऐसे भी नहीं होना चाहिए। देखिए ना, एक होता है चाहिए और एक होता है रियलिटी। मैं आपको रियलिटी की बात बताऊं, आइडियलिज्म में चाहिए कि नहीं, देखें ना, आप रियलिटी एज अ रिपोर्टर तो चाहिए, लेकिन एज अपनी असेसमेंट और एनालिसिस में अपनी राय भी देनी चाहिए कि क्या ऐसा करना दुरुस्त भी है। वो ऐसा तो मती भाई बात ये है कि ये इसको जस्टिफाई तो हम नहीं कर रहे, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हकीकत में क्या व्हाट इज रियलिटी। हम माने या ना माने, आप कैसे देख रहे हैं 2024 में मीडिया के साथ क्या हुआ, और आप समझते हैं कि मीडिया कभी रिकवर कर पाएगा? बहुत से, जैसे कि एजाज सैयद ने भी एक बात की, जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी अब मीडिया के इस बिजनेस में आ गई है, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो बड़ा सेटबैक हुआ है कि अदलिया कमज़ोर जो हुई है, उससे जो है वो अदलिया मीडिया की आज़ादी पे भी कदम आई। काजी फैसल साहब का दौर फिर याद किया जाए तो एक्स जब बैन हुआ तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट में जो है ये मामला चल रहा है, मैं फिर देखता हूँ ये वो, उन्होंने एक किस्म की इंडोर्स कर दी। अब मसला ये आ रहा है कि अब जो इंडिविजुअली किसी जर्नलिस्ट के टारगेट किया जाता है तो आप रेट फाइल करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लंबा प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो जो टाइम था, हम देखते हैं माजी में अतर मिनल्ला साहब का टाइम था कि जी आपने कोई सहाफ़ी के साथ अगर कोई नोटिस आया तो फ़ौरन उसको सस्पेंड कर दी, चाहे वो इस साइड का नज़रियात की एक साइड पे था, दूसरा क्योंकि तकसीम तो है अनफॉर्चुनेटली जो भी सहाफ़ियों में और नज़र तो, लेकिन वो रिलीफ मिलते। अब जो मसला आ रहा है अब सहाफ़ियों के लिए वो ये है कि अदलिया से उनको कोई रिलीफ नहीं मिलना, और तंजीमें जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी उस तरह नहीं है जो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे अगर किसी के साथ कोई किसी का अगर कोई मसला हो रहा है तो वो अभी इस रियलिटी को ही नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि जी अभी हम जो है वो उस सहाफ़ी के साथ हैं जो यानी प्रिंट मीडिया या जो भी, अव्वल तो उस तरह हमारी तंजीमें भी इफेक्टिव नहीं रही हैं जिस तरह बार इफेक्टिव नहीं है। सब बार, अब आपको याद होगा कि जब पीटीआई का दौर था तो बार एक्टिव थी, बार ने नेशनल एक जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी बना दी थी, जो जर्नलिस्ट के साथ जो होता था तो वो वकील भी उसको एंगेज करा के दिया। बार के भी इंटरेस्ट डिफरेंट हो गए। देखिए, बार हो गई, वकला की तंजीमें, ये दूसरी जर्नलिस्ट की तंजीमें, तो वहाँ खामोशी है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, और मेरा ख्याल है कि इसमें अब यही कोशिश तो ये की जाए कि जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो कम से कम अब आवाज़ बुलंद करें और एक चीज़ पे कोई कम से कम एक प्रेशर बनाएं ग्रुप, ठीक, क्योंकि ये तंजीमें जो फ़िलहाल जो मौजूद हैं उनसे कोई ऐसा आप कहेंगे जी कोई नेटवर्क बनेगा, वो मुमकिन नहीं है। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि साल 2025 के लिए सियासी जमातें क्या सोच रही हैं और क्या आवाम को भी कोई तवक्कुआत रखनी चाहिए रियासत से, हुकूमत से, सियासत से, सियासतदानों से। एक वक्फे के बाद
वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हर साल गुजर जाता है और हर सियासी जमात भी गुजर जाती है, कभी हुकूमत में होती हैं, कभी अपोजिशन में होती है। इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं PTI और बज़ाहिर सिविलियन हुकूमत के बीच, तो क्या इन मुज़ाकरात के अंदर तमाम सियासी जमातों को और सियासतदानों को पाकिस्तान में जमहूरी अमल, सियासी अमल, मीडिया की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी के हवाले से भी कोई बात करनी चाहिए कि 2025 में इन इदारों की क्या पोजीशन होगी आइन और कानून के मुताबिक? माजिद निज़ामी साहब, आपके ख्याल में क्या इन मुज़ाकरात के बीच में जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से भी बात होनी चाहिए, सिविलियन बालादस्ती की भी बात होनी चाहिए, या अभी वो मरहला नहीं आया और ना ही इस पर बात होगी? क्या तवक्कुआत है आपकी इस सियासी अमल से और सियासी मुज़ाकरात से? जी, मैं तो इस सारे मामले को बड़ी पॉजिटिव साइड पे देखता हूं और मुझे इसके अंदर एक उम्मीद भी नजर आती है। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा मुनफरिद मौका है कि जिसमें स्पीकर के दोनों अतराफ लोग बैठ के बात कर रहे हैं। अमूमन पाकिस्तान की सियासत में ऐसे नहीं होता था। हमारे सामने ऐसी मिसालें भी हैं कि जब के ऊपर लिखा होता था कि बवसातत जनरल फैज हमीद। अब अगर स्पीकर ने वो स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जहां तक मामला है कि जमहूरियत की मजबूती या इजहार राय की आज़ादी, मीडिया और अदलिया के मामला, ये तो मुझे टाइम लाइन में बहुत आगे की चीजें लगती हैं। अभी अगर बड़ी बुनियादी और बड़ी छोटी चीजों के ऊपर इत्तफाक राय से काम शुरू हो, जिस तरह से मुज़ाकराती कमेटियां ये कह रही हैं कि वो सियासी माहौल या अदालती फैसलों को अपनी बातचीत पे असरअंदाज नहीं होने देगी, तो उससे मेरा ख्याल है कि अगर बुनियाद बनना शुरू हो जाएगी तो फिर हम ये तवक्को कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी भी कई अगर मगर मौजूद हैं, कई तरफ से दबाव आएगा, कुछ कुव्वतों को ये चीज बहरहाल पसंद नहीं आएगी, तो इसलिए वो जो मुज़ाकराती कमेटियां हैं उनके कंधों पर एक बोझ है, एक जिम्मेदारी है कि मेरा ख्याल है कि जिसके अंदर से एक रास्ता निकालना कौम के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज होगी। लेकिन कोई बड़े बड़े इक़दाम मुझे भी नजर नहीं आ रहे। कुछ छोटी छोटी बातों पर भी अगर इत्तफाक राय हो जाता है तो मेरे नजदीक वही बड़ी बात होगी। ठीक। एजाज सैयद, इन मुज़ाकरात के नतीजे में क्या सिविलियन बालादस्ती होगी या नहीं होगी? मेरा नहीं ख्याल कि इस मुज़ाकरात के नतीजे में कोई सिविलियन बालादस्ती की बात हो रही है। ये बेसिकली गवर्नमेंट का एजेंडा ये है कि PTI और बानी PTI गवर्नमेंट का जो बिज़नेस है उसे चलने दें, और PTI का एजेंडा ये है कि बानी PTI को बाहर निकालें, जो मुकदमात हैं उनको फ्री किया जाए। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, आल्दो कि ये एक पॉजिटिव बात है कि दोनों इकट्ठे बैठ गए, लेकिन ये सारी जो अरेंजमेंट है ये भी पसे पर्दा जो एक्टिविटी हो रही है, ये पसे पर्दा एक्टिविटी और ताकतवर हलकों से अप्रूवल के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये मुज़ाकरात जो है, अगर गवर्नमेंट और PTI आपस में बैठी हुई है, तो अगर आप ईमानदारी से समझते हैं कि गवर्नमेंट PTI को कोई इतना बड़ा रिलीफ दे सकती है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो फिर हमारी सोच के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। वैसे होना क्या चाहिए? देखिए, अगेन होना चाहिए, हम चाहिए के ऊपर बहुत जोर देते हैं। हम जो फैक्ट है, एजाज सैयद क्या सोचते हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए या नहीं? ना, मेरी बात सुने, मैं जो सोचता हूँ कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है ना, मुझे अपनी वजाहत करने की जरूरत नहीं। नहीं वजाहत नहीं, आप दोबारा इयादा करते हैं उसका ना एक दफा के क्या होना चाहिए? नहीं, मैं इसका इयादा क्यों करूं? अच्छा, मैं तो जो देख रहा हूं कि मुझे सिविलियन बालादस्ती होती नजर नहीं आ रही। मुझे ये नजर आ रहा है कि ये जो फ्री कैन है ये अपने अपने एजेंडे के ऊपर बैठे हुए हैं। वो हुए बीमार जिसके सबब उसी मीर क्या सादा है। हाँ। तो आप देखें ना, आप मेरी वजाहत अहम नहीं है, मैं अहम नहीं, मेरी तो ख्वाहिश तो बड़ी अहम है। नहीं, मेरी बात है वो अनोखा लाडला खिलन को मांगे रे चांद। वो मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये इसमें मैं और आप मैटर नहीं करते। मेरा और आपका ऑनेस्टी के साथ सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो देख रहे हैं उसको बताएं, और लोग खुद डिसाइड करें। मैं आपको ऑनेस्टी से ये वैसे अगर लोग खुद डिसाइड करने का हक लोगों को मिल जाए और आज इलेक्शन हो जाए तो वजीर आजम कौन होगा? लोग जो खुद डिसाइड करेंगे, तो देखे ना, आप तो कह रहे हैं कि लोग खुद डिसाइड करें। अगर इलेक्शन हो जाए, फ्री एंड फेयर हो जाए, अगेन इसमें बात है
कि रियलिटी का तकाजा ये है कि रियलिटी में देयर इज नो स्पेस ऑफ इफ एंड बट इन द लाइफ। ठीक है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, सुनिए आप सुनिए, रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है कि आप ये समझते हैं, रियलिटी है कि शहबाज शरीफ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, ये रियलिटी है। रियलिटी ये है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट एक सर्टन पॉलिटिकल लीडर को इलेक्शन लड़ने नहीं देगी। अच्छा, उसके ऊपर आपकी अदलिया ने बहुत सारे कुफ्र लगाए हुए, ताले लगाए हुए हैं, ये रियलिटी है। तो बाकी आप ना माने। इस रियलिटी को जो एजाज सैयद साहब ने हमें बताई है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को इलेक्शन लड़ने नहीं देगी, तो क्या साल 2025 में ये रियलिटी जो है तब्दील की जा सकती है और आपके ख्याल में होनी चाहिए या नहीं? देखें, एक फैक्टर जो है जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बाहर का फैक्टर है, अमेरिका का फैक्टर है। सदर ट्रंप जो 20 जनवरी को आ रहे हैं, उधर संभालेंगे, उसका मेन वजह वो है कि वो क्या कहते हैं, क्या उस हवाले से, क्योंकि इंटरनली तो हमारी मुक़्तदर हलकों ने, हुकूमत ने निज़ाम को कंट्रोल कर लिया, हर लिहाज, अदलिया भी, बार भी, मीडिया भी, हर लिहाज से। इंटरनेशनली अब ये एक है बात, और जिस तरीके से कुछ ट्वीट और वो चीज़ें आई कि भाई इमरान खान रिहा करें, ये वो, अगर वो आते हैं उहदे पे, तो अब एक जो हुकूमत के हामी लोग हैं वो कहते हैं जी कुछ भी नहीं करेंगे, वो कर भी नहीं सकते, अगर करेंगे तो हम खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि खड़ा होना बड़ा मुश्किल है मौजूदा निज़ाम में। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो है वो कुछ करेंगे, अगर करेंगे तो क्या, वो फिर क्या होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब सारी उम्मीदें जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत की वो वहीं है कि बाहर, और अब ये जो दरमियान वाला टाइम है ये बड़ा ट्रिकी है जनवरी 20 से पहले कि पीटीआई जो है क्या इसको आगे लेके जाएगी या इधर ही बार्गेनिंग करेगी, या वो एक लाइन में इजाफा कर दूं, मती ने ना बड़ी खुशफहमी का मुजाहरा किया है, जो मैंने आपको रियलिटी में, मती बड़ी इस खुशफहमी में है, आप सुन लीजिए ना, आप पता है कि खुशफहमी में कि आज इलेक्शन हो जाएंगे, और मैं फर्ज करें अगर वाली बात स्पेस, आप ये समझते हैं कि मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन भी उसी वक्त होंगे जब इमरान खान साहब की डील हो जाएगी। चले ठीक है, डील हो जाएगी। तो अनफॉर्चुनेट वन लाइनर, क्या इलेक्शन में इमरान खान लड़ पाएंगे दोबारा? वन लाइनर। देखिए, इस साल तो मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए अभी मेरा ख्याल है कि इसमें पेशेंट को ही करना, ये कबल अज़ वक्त है। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी, एजाज सैयद और हसनात मलिक। 2025 के लिए बहुत सी खुशफहमियों के साथ सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।